अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। अगर आपसे पूछा जाए कि आप शादी क्यों करते हैं तो शायद आपके जहन में जवाब होगा कि इमोशनल सपोर्ट के लिए, फाइनेंशियल सपोर्ट के लिए, कोऑपरेशन के लिए और रिप्रोडक्शन के लिए। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो जर्नली हम देख रहे होते हैं शादी से रिलेटेड। लेकिन जब हम सोशियोलॉजी की बात करते हैं तो एक एंगल इसका ये भी हो सकता है कि जी शादी जो है उसकी वजह से जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ रही है। वो कैसे कि अमीर अमीर आपस में शादी कर लेते हैं और दौलत जो है वो अक्यूमुलेट हो रही है। ठीक है, इसकी वजह से द रिच एंड द पुअर के दरमियान जो डिस्पैरिटी है वो बढ़ रही है। ये एक और एस्पेक्ट हो गया। एक और एस्पेक्ट मैं बताता हूँ आपको कि जी शादी को अगर हम देखें तो ये वैसे तो इंडिविजुअल डिसीजन है लेकिन सोसाइटी का बहुत रोल होता है इसमें। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी फैमिली में आप ख़ानदान से बाहर शादी नहीं करते तो जो है ये भी एक एक्सटर्नल फैक्टर है जो कि आपके इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग पे इफेक्ट करता है। तो दिस इज़ हाउ सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव डील्स विद डे टू डे एक्टिविटीज़। आज की वीडियो में मैं यही आप लोग के साथ डिस्कस करूंगा कि सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव जो है उनका गोल क्या है और उनके अंदर हम चीज़ों को किस तरह से देखते हैं, कौन से मेजर सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव हैं। सबसे पहले मैंने आपको बताया कि 3 गोल हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के। पहला, लुकिंग फॉर जर्नल इन द पर्टिकुलर, यानी जर्नली हम शादी को कैसे देखते हैं कि हम इमोशनल सपोर्ट के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए इसलिए कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम इसका सेकंड पहलू देखें तो लुकिंग फॉर स्ट्रेंज पैटर्न इन द फैमिलियर एनवायरनमेंट। अब स्ट्रेंज पैटर्न मैंने एक आपको बताया जी, डिस्पैरिटी बढ़ रही है। ठीक है, यूजुअली ये वो पैटर्न होते हैं जो हम नॉर्मली इग्नोर कर देते हैं। सोशियोलॉजी के जब पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे तो इसको भी हमने देखना है। तीसरा गोल क्या है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव का कि सोशल इन्फ्लुएंस इन द इंडिविजुअल लाइफ, यानी सोसाइटी जो है वो किस तरह से एक इंसान की लाइफ को असरअंदाज करती है। तो ये 3 गोल हैं सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के। अब हम एक एक करके जो है वो डिफरेंट पर्सपेक्टिव को समझते हैं। अच्छा, सोशल पर्सपेक्टिव क्या है? इट इज़ अ फ्रेमवर्क दैट जनरेट थ्योरीज टू एक्सप्लेन द ऑपरेशन ऑफ सोशल वर्ल्ड, इट्स स्ट्रक्चर एंड द रिलेशन बिटवीन स्ट्रक्चर एंड इंडिविजुअल। यानी सोशल पर्सपेक्टिव के अंदर रहते हुए हम जो है वो सोशियोलॉजिकल थ्योरीज बनाते हैं। ठीक है, जब हम कोई थ्योरी बनाएंगे तो उसके पीछे जो बैक होगी वो सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव होंगे और वो बेसिकली 2 तरह के होते हैं, एक मैक्रो लेवल और एक माइक्रो लेवल। ठीक है, सोशल पर्सपेक्टिव से हम थ्योरीज बनाते हैं। और थ्योरीज क्या होती है? थ्योरीज आर सेट ऑफ इंटर रिलेटेड फैक्ट दैट फैसिलिटेट अस टू अंडरस्टैंड डिफरेंट फिनोमेना। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी कहती है कि डिसऑर्गेनाइज सोसाइटीज में क्राइम ज़्यादा होता है। तो ये 2 फैक्ट हो गए। ठीक है, क्या? डिसऑर्गेनाइज सोसाइटी का रिलेशन बताया क्राइम से, तो ये थ्योरी हो गई। तो थ्योरी बेसिकली क्या होती है? फैक्ट्स को इंटर रिलेट करती है और हमें फैसिलिटेट करती है किसी फिनोमेना को समझने में। अब ये जो थ्योरी मैंने बताई ये सोशल डिसऑर्गेनाइजेशन थ्योरी है क्योंकि सोसाइटी के डिसऑर्गेनाइजेशन को क्राइम से रिलेट कर रही है। ठीक है, इन थ्योरीज की बेस होती है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव और ये 2 तरह के होते हैं, मैक्रो लेवल और माइक्रो लेवल। मैक्रो लेवल क्या है? ये सोसाइटी का जो स्ट्रक्चरल एस्पेक्ट है वो एक इंडिविजुअल को कैसे असरअंदाज करता है। ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है कि सोसाइटी का स्ट्रक्चर जो है वो कैसे एक इंडिविजुअल को असरअंदाज करता है। फॉर एग्जांपल, पैट्रियार्की है। पैट्रियार्की में मर्द जो है वो डोमिनेट होगा और औरत जो है वो डिप्राइव होगी। तो ये क्या है? ये बेसिकली एक मैक्रो लेवल का एनालिसिस है। ठीक है, कि स्ट्रक्चर से एक इंडिविजुअल कैसे इन्फ्लुएंस हो रहा है। और माइक्रो लेवल की जब हम बात करेंगे तो माइक्रो लेवल में हम देखते हैं कि एक इंडिविजुअल किस तरह से स्ट्रक्चर को जो है वो इन्फ्लुएंस करता है। अब इस मैक्रो लेवल में जो 2 मेजर पर्सपेक्टिव हैं सोशियोलॉजी के, वो मैक्रो लेवल कंसिडर होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, दूसरा आपका सोशल कॉन्फ्लिक्ट, तीसरा आपका सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म। ये 3 पर्सपेक्टिव हैं फिर जिनकी बेसिस पे डिफरेंट थ्योरीज बनी है। मैं एक एक एग्जांपल देके आपको समझा दूंगा। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहता है कि जी सोसाइटी जो है वो डिफरेंट इंटर रिलेटेड पार्ट्स का एक वेब कॉम्प्लेक्स है जो कि आपस में मिलजुल के सोसाइटी की स्टेबिलिटी और सॉलिडेरिटी के लिए काम करते हैं। फॉर एग्जांपल, आपकी स्टेट है। स्टेट कैसे रन होती है? आपकी स्टेट में
जो है वो पार्लियामेंट है जिसका काम है लॉ बनाना, इसके बाद जुडिशरी है जिसका काम है लॉ को रेगुलेट करना, ब्यूरोक्रेसी है जिसका काम है लॉ को इम्प्लीमेंट करना। तो ये तीन इंस्टीट्यूशंस हैं, इनका अपना अपना रोल है, ठीक है। तो बेसिकली जो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है वो यही कहता है कि जी सोसाइटी जो है वो एक वेब कॉम्प्लेक्स है इंटर रिलेटेड पार्ट्स का, और तमाम जो सोशल इंस्टीट्यूशंस हैं वो अपना अपना रोल प्ले करते हैं उसके अंदर, ठीक है जी। अब ये जो सोसाइटी के रोल्स हैं, सोशल इंस्टीट्यूशंस के रोल्स हैं, ये आपस में इंटर रिलेटेड फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। अभी मैं इसकी एग्जांपल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा किस तरह से मैं कह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल जो आपकी फैमिली है उसका काम है बच्चे को सोशलाइज करना। अगर वो बच्चे को सोशलाइज नहीं कर पाते तो वो बच्चा जो है वो सोसाइटी में कंफर्मिटी के साथ नहीं जाएगा, वो डेविएंट हो जाएगा, यानी क्राइम की तरफ जाएगा। और जब वो क्राइम करेगा तो पॉलिटिक्स, जो पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, उनको मेजर्स लेने पड़ेंगे गवर्नमेंट को कि वो जो है करेक्टिव मेजर्स लें। तो ये सारे जो स्टेट फंक्शंस हैं ये आपस में इंटर रिलेटेड है। आसान जुबान में, अगर बच्चे की तरबियत ठीक नहीं होगी वो क्रिमिनल बनेगा, और क्रिमिनल बनेगा तो गवर्नमेंट की पॉलिसीज उससे असरअंदाज होंगी। तो देखा आपने, एक स्टेट का अगर जो एक इंस्टीट्यूट है वो अपना फंक्शन पूरा नहीं करेगा तो अल्टीमेटली दूसरा जो आपका इंस्टीट्यूशन है वो असरअंदाज होगा। ये पॉइंट। तीसरा पॉइंट जो है वो ये है कि तमाम सोशल इंस्टीट्यूशंस का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल जब आप क्लासरूम में जाते हो तो आप एकदम से क्लासरूम के कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। आप किसी पार्टी में जब जाते हैं, आपने कभी नोटिस किया है एकदम से अगर कुछ पार्टी के कुछ नॉर्म्स हैं और उसका एक एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से आप अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो हर जगह का एक सोशल स्ट्रक्चर होता है, उस हिसाब से जो है वो आप जो है वो अपने आप को मॉडिफाई करते हो। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है, और हर जो एक इंस्टीट्यूट है उसका एक फंक्शन है, और वो फंक्शन दो तरह के, एंटिसिपेटेड फंक्शन और अनएंटिसिपेटेड फंक्शन। अब इसको मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। एंटिसिपेटेड फंक्शन ये है जिसके लिए वो इंस्टीट्यूट बना है। फॉर एग्जांपल, थोड़ी सी क्रिटिकल एग्जांपल है, लेकिन क्योंकि मौजूदा दौर में इसका काफ़ी असर रसूख है तो मैं आपको ये दे रहा हूँ। जो आपकी डिफेंस है, आर्मी, नेवी, इसी तरह आपकी पूरी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका काम है कि आपको सिक्योरिटी प्रोवाइड करे, ठीक है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी, ठीक है। लेकिन ये तो उसका एंटिसिपेटेड फंक्शन है। लेकिन अगर उसका बजट प्रोवाइड नहीं किया जाएगा उसको, ठीक है, या जो है कुछ और कंडीशंस ऐसी हो जाएंगी जहाँ पे जाके वो अनएंटिसिपेटेड फंक्शन भी परफॉर्म करना शुरू कर देगा, जैसा कि हमारे मुल्क में हो रहा है। अब ये फंक्शन उसका एंटिसिपेटेड नहीं था। अगर आसान जुबान में समझाऊं, क्लासरूम का काम होता है ह्यूमन जो स्किल्स हैं उनको डेवलप करना, ठीक है। जब आप स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी में जाते हो, वहाँ पे आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने जाते हो, लेकिन कुछ लोग वहाँ जाके जो है वो उनको अपना लाइफ पार्टनर भी मिल जाता है, तो ये एक अनएंटिसिपेटेड फंक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन एक फंक्शन और भी होता है, वो होता है डिसफंक्शन। डिसफंक्शन क्या होता है कि जैसे आपकी एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, आप स्कूल यूनिवर्सिटी में एक बच्चा जाता है और वहाँ पे वो टेरर एक्टिविटीज़ में मुलव्वस हो जाता है या ऐसा कंटेंट पढ़ लेता है जिसकी वजह से जो है वो डिसफंक्शन हो जाता है, ठीक है। और इसकी एग्जांपल आप ऐसे भी ले लें कि आजकल जो हमारे बच्चे हैं, जब वो बेसिकली स्कूल जाते हैं, यूनिवर्सिटी जाते हैं ताकि वो ज़्यादा तालीम हासिल करके अपनी सलाहियतों को जो है वो फ़रोग़ दें और फिर वो ह्यूमन कैपिटल डेवलप करें। लेकिन बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि वो बच्चे जो है इतनी तालीम हासिल कर लेते हैं कि उनके अंदर एक चीज़ है, ईगो डेवलप हो जाती है कि जी हम तो जो है ना 20,000, 30,000, 40,000 पे काम नहीं करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली जो उसका पर्पस था वो यहाँ पे आके डिसफंक्शन हो गया। तो ये मार्टिन ने बताया था कि जी जो फंक्शन होते हैं वो एंटिसिपेटेड होते हैं, अनएंटिसिपेटेड होते हैं, और साथ ही डिसफंक्शन भी एक स्टेट होती है। ये था पहला पर्सपेक्टिव। इसमें जो क्रिटिसिज्म किया जाता है वो ये किया जाता है कि स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म जो है वो सॉलिडेरिटी की बात करता है, जबकि सोसाइटी चेंज होती है, सोशल चेंजेस को जो है वो अनेबल टू अकाउंट फॉर सोशल चेंजेस,
सेकंड पॉइंट ये है कि ये कॉन्फ्लिक्ट की बात नहीं करता कि जी कॉन्फ्लिक्ट भी तो होता है सोसाइटी में, उसको कैसे जो है वो आप देखोगे। इसके अलावा ये इग्नोर करता है इनइक्वालिटीज़ को, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म है। सेकंड कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ, सेकंड पर्सपेक्टिव है हमारा कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। जो लोग ऑफिस में काम करते हैं उनको इस बात का अंदाज़ा होगा, वो अक्सर सोचते होंगे कि बॉस जो है वो सिर्फ ऑर्डर चलाते हैं और सैलरी हमसे डबल ले लेते हैं। इसी तरह शायद कभी ये भी सोचते होंगे कि यार जो हमारा मालिक है इस इंडस्ट्री का, ठीक है, यार वो काम तो कुछ नहीं करता लेकिन जो है प्रॉफिट सारा वो ले जाता है और हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है जी जो सैलरी है हमारी, ठीक है, वो। तो बेसिकली कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो बात करती है a framework for building theories that sees society as an arena of inequalities that generate conflict and change। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बात करती है कि जी जो सोसाइटी है वो वेरियस पार्ट बाइनरी ऑपोजिट की बनी हुई है, ठीक है, और दीज पार्ट्स आर इन स्टेट ऑफ कॉन्फ्लिक्ट एंड कंपटीशन रादर देन स्टेबिलिटी एंड सॉलिडारिटी। कार्ल मैक्स के जो इस थ्योरी है उसके ऊपर ये बेस्ड करती है, जो कि कैपिटलिज्म की सबसे बड़ी मुखालिफ थ्योरी है कि जी कैपिटलिज्म की वजह से क्या हो रहा है कि अमीर अमीर तर होता जा रहा है और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। तो वहीं से ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव निकला है। ये पर्सपेक्टिव जो है वो सोसाइटी को बाइनरी ऑपोजिट्स के तौर पे देखता है और वो देखता है कि जी किस तरह से डिफरेंट एलिमेंट जो हैं वो अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज की तरफ लीड करते हैं सोसाइटी को। फॉर एग्जांपल पैट्रियार्की की बात कर लो कि पैट्रियार्की में क्या है, मर्द औरत जो है, मर्द को प्रिविलेज है औरत को नहीं है, ठीक है। अगर आप ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखो तो डेवलपिंग कंट्रीज और अंडर डेवलप कंट्रीज को देख लो आप कि जी अब जो आप देखो कि जो ग्लोबल वार्मिंग है उसके सबसे बड़ा जो कंट्रीब्यूशन है वो चाइना यूएस की तरफ से आता है, ठीक है। और इनकी जो इकॉनमी है वो तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन सफ़र कौन कर रहा है, सफ़र कर रही हैं डेवलपिंग कंट्रीज़, पाकिस्तान, ठीक है। और पाकिस्तान आपको पता होगा कि फिफ्थ मोस्ट अफेक्टेड कंट्रीज़ में से है, ठीक है। इसी तरह आप ये एग्जांपल ले लो कि जब कहीं इंडस्ट्री लगती है तो इंडस्ट्री का जो वेस्ट होता है वो बहुत ज़्यादा एसिडिक होता है, पॉइजनस होता है, और वो वेस्ट जब पानी में जाके मिलता है, अंडरग्राउंड वाटर में मिलता है, तो जो आसपास के गांव के लोग होते हैं वो वही पानी पी रहे होते हैं। तो फ़ायदा किसने उठाया, मालिक ने। नुकसान किसने उठाया, उस गरीब ने जिसने ज़मीन का पानी पिया। तो ये सोशल कॉन्फ्लिक्ट पर्सपेक्टिव है, ठीक है, जो सोसाइटी को इस तरह से देखता है। अब इसमें जो क्रिटिसिज्म है वो यही है कि जी सोशल कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो ये नहीं देखती कि कुछ इंस्टीट्यूशन आपस में जो है वो एसेंशियल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, और वो आपस में एक साथ मिल के काम कर रहे हैं सोसाइटी को बेहतर बनाने के लिए। जैसे मैंने अभी बताया कि जो एजुकेशन है उसका एक फंक्शन है, ठीक है, और जुडिशरी का एक फंक्शन है, ये आपस में सारे इंस्टीट्यूशन आपस में मिल के भी काम करते हैं। तो ये क्रिटिसिज्म है इसके ऊपर। तीसरा जो है वो माइक्रो लेवल की थ्योरी है और वो सोशल इंटरेक्शनिज्म, सोशल सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म है। अगर इसकी मिसाल मैं दूं कि आपको आधा ग्लास भरा हुआ पानी का दिखाऊं और पूछूं कि ये ग्लास भरा हुआ है या खाली है, तो कुछ लोग कहेंगे ये आधा भरा हुआ है और कुछ लोग कहेंगे आधा खाली है। तो ये जो थ्योरी है ये यही बात करती है कि जी फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरीज दैट सी सोसाइटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स। यानी जो आपके सोसाइटी की रियलिटीज़ हैं वो सब्जेक्टिव होती हैं, वो वेरी करती हैं पर्सन टू पर्सन, एक्सपीरियंस के ऊपर वेरी करती हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखें तो ये लड़की जो है ये इस दरख्त का साया देख रही है, जबकि ये लड़का जो है ये देख रहा है कि भाई अगर हम यहाँ बैठेंगे तो ऊपर से कीड़े जो है वो हमारे ऊपर गिर सकते हैं। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म जो है वो कहता है कि फ्रेमवर्क फॉर बिल्डिंग थ्योरी दैट सी सोसाइटी एज अ प्रोडक्ट ऑफ एवरीडे इंटरेक्शन ऑफ इंडिविजुअल्स, ठीक है जी। अब इसकी मिसाल ऐसे दूंगा कि जैसे पीएसएल आजकल चल रहा है, तो अगर कोई आपसे कहे कि जी कराची और लाहौर का मैच है आज, तो हो सकता है आपके लिए वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ना हो क्योंकि आप शायद पीएसएल ना देखते हो, ठीक है। लेकिन अगर कोई आपसे कहे कि इंडिया पाकिस्तान का मैच है, तो जो मैच लवर हैं उनके लिए जो है उसकी इम्पोर्टेंस कुछ और होगी, ठीक है। या इसकी एक और बड़ी मज़े की आपको आईआर से एग्जांपल देता हूँ मैं कि अगर हम कहें कि इंडिया जो है वो
न्यूक्लियर वेपन्स बना रहा है तो वो पाकिस्तान के लिए ख़तरनाक है। लेकिन अगर वही न्यूक्लियर वेपन के दुनिया के किसी और कोने में कोई यूरोपियन मुल्क बना रहा है या कोई और ऐसा मुल्क बना रहा है, चाइना बना रहा है, तो वो हमारे लिए जो है वो अभी इतना ख़तरे की बात नहीं है। तो बेसिकली डे टू डे एक्टिविटीज़ पे जो है वो वेरी करता है आप जो आप चीज़ों को परसीव करते हो। सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म का यही मसला है कि बहुत माइक्रो लेवल पे देखता है, ओवर एम्फसाइज करता है इंडिविजुअल रोल को, अंडरमाइन करता है सोशल स्ट्रक्चर को। तो यहाँ पे आपने देखा कि एक इंडिविजुअल जो है वो किस तरह से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस कर सकता है। इसलिए मेरा आज का पैगाम यही है कि मस्बत चीज़ें फैलाइए, बुराई के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाइए। ईमान के 3 दर्जे हैं, पहले पे नहीं तो दूसरे पर नहीं तो एटलीस्ट तीसरे पर ज़रूर रुकें। बुराई को बुरा समझें, ज़ुबान से बुरा कह सकते हैं तो उसे कहिए, और अगर उसे हाथ से रोक सकते हैं तो रोक दीजिए। तो आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, और अपने रोल को सोसाइटी के अंदर जो है वो कभी भी कम मत समझिए। आपका अकेले का जो किरदार है वो बहुत मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। हो सकता है आप बहुत सारे लोगों के लिए आइडियल कैरेक्टर बन जाए और लोग आपको फॉलो करने लगे। इसलिए हमेशा सोच समझ कर सोसाइटी में अपने जो है वो मामलात को पूरा कीजिए। वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद है लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोशियोलॉजी के लेक्चर्स के लिए मेरे पास बहुत टाइम से मेल्स आ रही थी, तो मैं कोशिश करूँगा कि डेली एक दो लेक्चर इसके अपलोड कर दूँ, ताकि विद इन अ वीक जो है हम इसका पूरा सिलेबस जो है वो कोशिश करें कवर करने की। कुछ लेक्चर्स पहले से मौजूद हैं, उनको भी देख लीजिएगा। वीडियो पसंद आए लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।